ये है जीके एंड जीएस की सीरीज़। इसमें देखेंगे 50 पॉइंट्स जो कि हैं पॉलिटी के, पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आर्टिकल 324 है किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो भी पावर है वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत के इलेक्शन नहीं कराती, वो इलेक्शन कराती है पार्लियामेंट के, मतलब एमपी के। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 324 किसके बारे में? इट्स अबाउट द पावर, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन। जो भी हाथ में है सारी पावर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। किसका इलेक्शन कराने की? एमपी, एमएलए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज इन द स्टेट। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट कराता। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये अपॉइंटमेंट कौन करता है इन्हें? इलेक्शन कमिश्नर और उनके चीफ को वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक चीफ होते हैं, दो उनके साथ और होते हैं, तो प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो काम करता है वो स्टेट या सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना, उसे ही यूज़ करता है। मतलब ऑफिसर्स वही सब हैं, बस वो उनके हाथ में आ जाती है। जब इलेक्शन होता है ना, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है वो सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है। तो अपने हाथ अपने तरीके से फिर वो काम करते हैं, जो मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर। देखो, एक चीफ है, 2 इलेक्शन कमिश्नर और हैं, तो ये तीनों बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि चीफ के पास कुछ ज़्यादा पावर है, ये तीनों के पास इक्वल पावर है और इन्हें इक्वल सैलरी मिलती है, इक्वल ही अलाउंसेस मिलते हैं, और जो कि हैं बराबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। इन्हें सब चीज़ें मिलती हैं, सैलरी, अलाउंसेज या जो भी पर्क हैं वो सब इन्हें मिलते हैं। दे होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर। ये कितने टाइम के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं बट ये ठीक है। इनका टर्म है 6 साल के लिए, 6 साल के लिए ये अपॉइंट होते हैं, या 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए। ये 65 साल के पहले हो गए या 6 साल का टर्म पहले पूरा हो गया, एक कंडीशन हो गई और ये रिटायर हो गए। आर्टिकल 148 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है रिलेटेड है कैग से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 है, इसी में बताता है कि कैग की क्या ड्यूटीज़ और क्या पावर है। कैग है क्या? कैग है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब पब्लिक के जो टैक्स का पैसा गया है वो कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ है उसका ये है देखभाल ही करते हैं। तो ये कंट्रोल द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल। कैग कौन है? गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। कैग को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो अपॉइंटमेंट है ज़्यादातर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। कैग की जो उसका टर्म पीरियड है 6 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है, या 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले हो जाए वो रिटायर हो जाएंगे उसके मेंबर। कैग के जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरी है इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी मिलती है। एंड मेंबर्स ऑफ द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। कैग के जो मेंबर्स हैं वो दोबारा अपॉइंट नहीं किए जा सकते किसी सरकारी विभाग में, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, ना ही किसी स्टेट में। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 105 है अबाउट द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसे कहते हैं लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री, और इन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 105 बिलोंग करता है, इनके जो पावर प्रिविलेज इन्हें मिलती हैं वो। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी सुप्रीम कोर्ट में जाना भेजा गया है कोई केस के लिए, तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री में, मतलब लॉ मिनिस्टर अलग है, लॉ ऑफिसर अलग है, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट को बुलाया जाता है कोर्ट में, वहाँ ये कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इतने क्वालिफाइड होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने टाइम के लिए बनेंगे ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए ना बना जाए। जनरली 5 साल के लिए ये बनते हैं, जैसे गवर्नमेंट आती है ऐसे ये भी आते हैं, और ऐसे इन्हें
रिटायर कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल, अगर इन्हें रिमूव करना है इसका कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है तो प्रेसिडेंट के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें इनमें डिपेंड करती हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट को 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें ये जाके बोल सकते हैं, राइट टू स्पीक इनके पास है, मतलब अपना व्यू रख सकते हैं, बट ये वोट नहीं डाल सकते। अगर किसी पॉइंट पे वोट हो रही है, किसी इशू को लेकर वोटिंग हो रही है तो इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट इन्हें यूज़ ना कर लेगी अपने फेवर में। अटर्नी जनरल अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका काम क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर प्रेजेंट होते हैं इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एनी केस इन एनी हाई कोर्ट इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है किसी कोर्ट में, वहाँ पर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, लॉ मिनिस्टर नहीं है, लॉ मिनिस्टर अलग है। अटर्नी जनरल जो है वो एंजॉय करते हैं ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़, जो भी एक एमपी के पास है वो सारे प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ इन्हें मिलती हैं, मतलब उतनी पावर इन्हें मिलती है। ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। देखो ये ऐसा नहीं है कि ये अपना प्राइवेट जो लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो छोड़ देंगे अटर्नी जनरल बनने के बाद, वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट करते हैं अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जैसे एक सेंटर में अटर्नी जनरल हैं ऐसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल हैं, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं स्टेट में। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और एंड ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। इतने एलिजिबिलिटी हो सके होनी चाहिए कि ये हाई कोर्ट के जज बन सके। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये, इन्हें अपॉइंट करेंगे गवर्नर, क्योंकि स्टेट में अपॉइंट हो रहे हैं। इनका भी कुछ टर्म पीरियड ऐसा नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये भी गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए बने रह सकते हैं। एडवोकेट जनरल हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी ऐसी है जैसे पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल अपनी बात रख सकते हैं, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अपनी बात रख सकते हैं, बट इनके पास भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 177 इन राइट्स टू एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब इनके पास क्या राइट है, और 194 में इनके पास क्या पावर है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक सारे आर्टिकल बिलोंग करते हैं यूपीएससी को। ये पार्ट 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यूपीएससी का प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे किया जाता है, कितने इंडिपेंडेंस है, कितनी पावर है, क्या फंक्शन है यूपीएससी के, ये सारे आर्टिकल आते हैं 315 से लेकर 323 तक। तो जो 315 से लेकर 323 तक अगर कोई आर्टिकल पूछा गया तो डेफिनेटली वो यूपीएससी को बिलोंग कर रहा है। यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। 9 से 11 मेंबर इसमें होते हैं चेयरमैन को इंक्लूड करके। एंड 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी शुड बी सच पर्सन हु होल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। जो 9 से लेकर 11 मेंबर होते हैं, कम से कम आधे मेंबर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या किसी स्टेट के अंडर जॉब की हो, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब की हो, सरकारी जॉब में रहे हों 10 साल कम से कम। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूपीएससी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूपीएससी होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए ही बनते हैं, या 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले आ जाए वो रिटायर हो जाएंगे। द एक्सपेंसेस ऑफ द यूपीएससी इंक्लूडिंग सैलरी अलाउंसेज या पेंशन जो भी इन्हें मिलती है वो डायरेक्ट मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पार्लियामेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी ना बातें। अगर गवर्नमेंट इन्हें पैसा या ऐसे देगी ना तो गवर्नमेंट की बात इन्हें माननी पड़ेगी, और ये इंडिपेंडेंट टाइप की एजेंसी बनाई गई है कि इनके ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम रह पाए। तो इनकी सब चीज़ें जाती हैं, सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्ट। A member of UPSC may resign from his office by submitting the written resignation to the President of India. President of India ने अपॉइंट किया है, अगर किसी को रिजाइन करना है इन मेंबर्स में से तो रेजिग्नेशन लेटर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देगा। The chairman of UPSC is not eligible for further employment in the government of India or a state. जो यूपीएससी का चेयरमैन है, जो 65 ईयर्स की एज में रिटायर हुआ है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर दूसरी जॉब नहीं पा सकता, अब एलिजिबल नहीं है वो, क्योंकि फिर तो अफेक्टेड हो जाएगी ना चीज़ें। बट जो मेंबर हैं यूपीएससी के वो एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन। जो मेंबर्स हैं उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है, और ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। मतलब फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना, तो इसलिए ये है कि जो चेयरमैन है वो फर्दर ऑफिस उसे गवर्नमेंट जॉब में नहीं अपॉइंट किया जाएगा कहीं भी,
क्योंकि वो 65 साल के होने तो खुद ही रिटायर हुआ। जो मेंबर्स हैं उन्हें चेयरमैन के फॉर्म में अपॉइंट किया जा सकता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखो स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन होता है क्योंकि स्टेट के लिए भी जॉब निकलते हैं ना सरकारी, वो कंडक्ट कराते हैं एग्जाम। तो स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपॉइंटेड है बाय द गवर्नर। बट अगर उन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो प्रेसिडेंट को देंगे, और यह प्रेसिडेंट के पास ही पावर है उन्हें रिमूव करने की। जैसे सेंटर में गवर्नर, सेंटर में है प्रेसिडेंट, ऐसे ही स्टेट में है गवर्नर। बट गवर्नर इंडिपेंडेंट नहीं है, गवर्नर प्रेसिडेंट का ही एक पार्ट मान लो, इस तरह से है। गवर्नर प्रेसिडेंट के अंडर में ही आता है, उन्हीं की बात सुनता है ज़्यादा। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स। इसमें 62 ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे, 6 साल की अपना टर्म पूरा किया हो या ना किया हो, क्योंकि यूपीएससी में 65 ईयर्स में रिटायर हो रहे थे, चाहे 6 साल पूरे हुए हो या ना हुए हो। चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, 2 स्टेट का कॉमन है, तो उसके मेंबर किसी स्टेट से अपॉइंट नहीं होंगे, उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट ही उन्हें रिमूव कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका जो नंबर है, कितने मेंबर होंगे, ये भी डिटरमाइन करते प्रेसिडेंट। आर्टिकल 315 है अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 315। 316 में है अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, 317 में रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, 320 में फंक्शन क्या है। चारों इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए लिखे हैं। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट। 316 में अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। 317 में रिमूवल या सस्पेंशन का क्या मेथड है, और 320 में क्या फंक्शन है पब्लिक सर्विस कमीशन के। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, पावर क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये पहले इससे कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। एलिजिबिलिटी टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होना चाहिए, पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 5 साल का जज किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, या 10 साल के लिए वो एडवोकेट होना चाहिए किसी हाई कोर्ट में। इतना एलिजिबल होगा, उसके बाद ही कंसिडर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीज टू बी सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65, मतलब 65 ईयर्स के एज में ये रिटायर हो जाएंगे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 131, ये बिलोंग करता है अबाउट द, अगर देखो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि अगर 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया तो कौन सा स्टेट का हाई कोर्ट उसे लेगा, नहीं लेगा ना उसे, तो उसे वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट से डिस्प्यूट हो गया तो ये केस कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो ये है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और इसका आर्टिकल है 131, काफ़ी पूछा जाता है। 131 किसके बारे में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि ऐसे केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट किसी स्टेट से हो गया तो ये केस सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करेगा, या दो स्टेट आपस में लड़ पड़े हैं किस चीज़ को लेकर तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, आर्टिकल 131। आर्टिकल 214 से लेकर 131 तक जो कि है पार्ट 6 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये बिलोंग करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट, इन्हें भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। जिस स्टेट के वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करें उस स्टेट के गवर्नर से, और उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद ही हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एक जज ऑफ हाई कोर्ट ये 62 ईयर्स के एज तक जज बने रह सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर ए जज, प्रेसिडेंट जो है जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट में, बट ऐसा करने से पहले वो कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की ज़रूरत पड़ गई और हटाना पड़ा तो इसके लिए मोशन पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। लोकसभा में 100 मेंबर पास करेंगे, या राज्यसभा में 50 मेंबर पास करके लोकसभा के मेंबर देंगे स्पीकर को, राज्यसभा के मेंबर देंगे चेयरमैन को, तब रेजोल्यूशन पास होगा और प्रेसिडेंट उसके बाद ही हटा सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को। काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसके लिए भी।
तो ये याद रखना है कि कितने मेंबर चाहिए लोकसभा में, 100 मेंबर चाहिए लोकसभा में इनिशिएट करने के लिए, और राज्यसभा में 50 मेंबर चाहिए इनिशिएट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के प्रोसीजर को इनिशिएट करने के लिए।